नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ पर टकराव फिर से शुरू हो चुका है। जब से वक्फ पर कानून बना है तब से विवाद खत्म होने की बजाय और बढ़ गए हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम संगठनों, खासतौर पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जोरदार झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से ओवैसी भाईजान की अभी से चीखें निकल रही हैं। संसद में भी ओवैसी का चेहरा लटका लटका नजर आया। यही हाल तमाम मुस्लिम सांसदों का रहा। संसद के बजट सत्र में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से लेकर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आए। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। वक्फ बताकर जमीन पर नहीं होगा कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया मौलानाओं का खेल। मुस्लिम सांसदों को लगा जबरदस्त झटका, ओवैसी के हाथों से निकली करोड़ों की प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को वक्फ विवादों से जुड़े एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उसने वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को बिल्कुल साफ तौर पर सीमित यानी कंट्रोल में करते हुए यह फैसला लिया कि ट्रिब्यूनल अब सिर्फ उन्हीं मामलों को देख सकता है जो कानून के अंतर्गत आधिकारिक यानी लिस्ट ऑफ औकाफ या कि पंजीकृत वक्फ प्रॉपर्टियों से जुड़ा है। जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ एक्ट के अंतर्गत अब तक रजिस्टर्ड या सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उन पर ट्रिब्यूनल का कोई भी अधिकार नहीं माना जाएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वक्फ एक्ट की धारा 85 के तहत सिविल कोर्ट का अधिकार स्वतः खत्म नहीं होता। यानी अगर संपत्ति को वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड नहीं किया गया है तो व्यक्ति सीधा सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल में। क्यों है सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण? भारत में वक्फ प्रॉपर्टी के विवाद हमेशा से ही ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। देखा जाए तो परंपरागत रूप से वक्फ ट्रिब्यूनल को विवादों का आखिरी समाधानकर्ता माना जाता रहा है। यानी वक्फ से जुड़ी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका समाधान सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल कर सकता है, खासतौर से उन मामलों में जहां प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित किया जा चुका होता है। हालांकि कई विवादों में लोग वक्फ बाय यूजर का दावा करते हुए ट्रिब्यूनल में प्रॉपर्टी विवाद पेश कर देते हैं। यानी वो कहते हैं कि हमने इस स्थान पर नमाज या धार्मिक प्रयोग या धर्म से जुड़े जितने भी जो होते हैं, चाहे ज़कात या नमाज पढ़ते रहे या धर्म से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर की हैं, इसलिए ये वक्फ की तरह माना जाए। इसकी वजह से बहुत सी ज़मीनें या प्रॉपर्टी के मामले ट्रिब्यूनल तक पहुँच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है ट्रिब्यूनल का न्यायिक अधिकार अब सिर्फ उन्हीं संपत्तियों पर सीमित है जो आधिकारिक रूप से वक्फ सूची में है। जिन संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हुआ है या वो सूची में शामिल नहीं है, उनके मामलों को सीधा सिविल कोर्ट में दायर किया जा सकता है। अब चलिए आपको औकाफ बता देते हैं कि औकाफ क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। औकाफ अरबी भाषा का शब्द वक्फ का बहुवचन है, जिसका अर्थ है ऐसी संपत्ति जो किसी मुस्लिम शख्स के धार्मिक, धर्मार्थ या सामाजिक मकसदों के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दी जाती है। ये जायदाद स्थायी न्यास होती है जिसे बेचा या वसीयत नहीं किया जा सकता और इसका मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड से किया जाता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे अल्लाह की राह में दान यानी ज़कात किया जाता है ताकि उसका फायदा गरीबों, मदरसों, मस्जिदों या दूसरे सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल हो सके जो मुसलमानों से जुड़े हैं। भारत में औकाफ को वक्फ एक्ट 1995 के तहत विनियमित किया जाता है, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए बोर्ड गठित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के मुताबिक किसी भी प्रॉपर्टी का वक्फ दर्जा हासिल करने के लिए औकाफ की आधिकारिक लिस्ट में शामिल होना या वक्फ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है, यानी ये कंपलसरी है। राज्य वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टियों के सर्वे, प्रशासन, अवैध कब्जों को हटाने की निगरानी भी करता है, जिसमें वक्फ की फी सबीलिल्लाह और वक्फ आला अल औलाद जो परिवार के लिए शामिल होते हैं, औकाफ के जरिए मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रॉपर्टी को एक संस्थागत रूप में दिया जाता है।
जिसे भारत में वक्फ बोर्ड अब तक संभालते आए हैं। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट से आए इस नए फैसले से ओवैसी को भी जबरदस्त झटका लगा है, जिन्होंने करोड़ों की यानी हजारों करोड़ों की जमीनों पर कब्जा जो कर रखा है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर अचानक से हमला बोलना शुरू कर दिया, जिसे वक्फ बोर्ड से ही जोड़कर देखा जा रहा है। संगीरेड्डी जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नए वक्फ संशोधन बिल को यानी नए वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों को बर्बाद करने वाला कानून करार दिया और दावा किया कि अगर संसद में उनकी पार्टी के और सांसद होते तो सरकार इसे लाने की हिम्मत नहीं कर पाती। यानी यहां पर भी वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल दांव खेल रहे हैं। ओवैसी ने अपनी बात रखते हुए देशभक्ति तक पर भी सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। भाषण में ओवैसी ने कहा, अगर भारत की संसद में असदुद्दीन ओवैसी के साथ अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील भी आ जाते, हम 3 होते, तो शायद नरेंद्र मोदी ये काला वक्फ का कानून नहीं लेकर आ सकते थे। ओवैसी यही नहीं रुके, ओवैसी ने आगे सवालिया लहजे में पूछा कि ये कानून बनाकर किसका नुकसान किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि इससे सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। देश में बढ़ती असहिष्णुता यानी नफरत पर चिंता जताते हुए ओवैसी ने कहा कि मॉब लिंचिंग और गो रक्षकों की तरफ से किए जा रहे जुल्म से मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अपना हौसला बुलंद रखना है और लोकतांत्रिक तरीके से हालात का मुकाबला करना है। महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की बढ़ती ताकत का भी हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि जब 125 नगर सेवक मजलिस के सफल हुए तो विपक्षी दल परेशान हो गए। यानी 125 पार्षद महाराष्ट्र में ओवैसी की जीत कर आए हैं, तो इसका जिक्र करना तो जरूरी है, जिसका डंका वो हर सार्वजनिक मंच से बजा रहे हैं। उन्होंने नागपुर में मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि जहां बीजेपी का मुख्यालय है और जहां उन्हें बी टीम कहा जाता है, वहां मजलिस के 6 पार्षद जीतकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने झंडा उठाकर बताया था, सुनो आरएसएस वालों, ये मजलिस है, अब यहाँ पर आ गई है और मजबूत हो गई। नागपुर में अपने विरोधियों की तरफ से उन्हें देश विरोधी बताए जाने पर ओवैसी ने भी इसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें पाकिस्तान बनाने वाले व्यक्ति जिन्ना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं वो नहीं हूं जो हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान चला गया। मुझे इस वतन से मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। उनकी लड़ाई देश से नहीं बल्कि उन ताकतों से है जो मुसलमानों और दलितों का हक छीनती है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे के आरोपों को लेकर सार्वजनिक पटल पर अलग अलग दावे और आंकड़े पेश करते रहे हैं। आधिकारिक तौर पर किसी भी अदालत या सरकारी जांच संस्थान ने अब तक इन आंकड़ों की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कई आरोप उन पर खुद लगते हैं। वक्फ वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष जावेद अहमद और बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि हैदराबाद में करीब 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर ओवैसी और उनके करीबियों का कंट्रोल या कब्जा है। ओवैसी ने खुद एक बयान में कहा था कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की 1.21 लाख प्रॉपर्टीज में से करीब 1.12 लाख के पास उचित दस्तावेज नहीं है। तो आप इस बयान का मतलब समझते हैं। इस बयान का सीधा सीधा मतलब है कि करोड़ों ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर ओवैसी जैसे नेताओं का कब्जा है। इस बयान के बाद उनके विरोधियों ने दावा किया कि वो दूसरे मुस्लिम नेता जो बिना कागजात वाली जमीनों पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, उनमें ओवैसी भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इन आरोपों को प्रचार यानी प्रोपेगेंडा करार दिया और खारिज कर दिया था, जबकि ये असल हकीकत है। उनके खिलाफ बाकायदा कोई शिकायत नहीं है, रजिस्टर्ड शिकायत नहीं है, लेकिन अब तक जो बयान आए हैं और ये जो जानकारियां सामने आई हैं वो साफ बताती हैं कि हैदराबाद में ही 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर ओवैसी और उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है। इसलिए सबसे ज्यादा विरोध, चाहे वो फिर संसद में हो, सार्वजनिक मंचों पर हो, वक्फ कानून का विरोध ओवैसी ने ही किया, जो अब तक वक्फ को लेकर जहर उगलते आए हैं। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे भी ओवैसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका साफ कहना है कि वक्फ के प्रॉपर्टी निजी दान की गई संपत्तियां हैं और सरकार नए कानूनों के जरिए इन्हें हड़पना चाहती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती भी दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 39 लाख एकड़ जमीन है। ओवैसी ने इस आंकड़े को भी चुनौती देते हुए कहा था कि यह महज अफवाह है, वास्तविकता में ऐसा बहुत कम है। फिलहाल कब्जे की किसी निश्चित जमीन का आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है, सिर्फ
3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के नियंत्रण के आरोप ओवैसी पर लगते रहे हैं और इसमें कई जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा करती हैं। लेकिन ओवैसी जैसे और भी कई मुस्लिम सांसद हैं जिनके खिलाफ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यूपी से ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का अगर जिक्र कर लें, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उनके बाप से लेकर उनके दादा तक, परदादा तक भारतीय राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उनके खुद दादा ने वक्फ को लेकर जो जो बयान दिए हैं वो अब भी मीडिया आर्काइव में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से वक्फ को लेकर अब तक मुस्लिम नेताओं या मौलाना या मौलवियों या मुस्लिम संगठनों की जो सियासत रही है, क्योंकि मुट्ठी भर सिर्फ मुस्लिम मौलाना ही इन जमीनों पर कब्जा करके बैठे रहे और अपने ही खानदान को आगे बढ़ाते रहे, अपने ही खानदान की दौलतों में कई गुना इजाफा करते रहे, जबकि गरीब मुसलमानों का हक उनसे छीना गया। लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि हर डिस्प्यूट जो भी जमीन वक्फ से जुड़ी है उसका ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करेगा। अगर जरूरी हुआ तो सिविल कोर्ट में भी इसे चुनौती दी जा सकती है, जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना जा रहा है। इसी के साथ इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।